Forward Group, and Principal Scientific Advisor Professor K. Vijay Raghavanji. Briefing will be mainly on the development of drugs, vaccines, technology for testing, development of indigenous kits. So I'll request Dr. Paul, sir, आप start करें. नमस्कार। कोविड-19 के खिलाफ जो विश्व का युद्ध है, देश का युद्ध है, लड़ाई है समाज की, उसमें अंतिम लड़ाई जो जीती जाएगी वो साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जीती जाएगी। वैक्सीन से जीती जाएगी कि किसी को कोरोना पकड़ ही ना सके। दवाइयों से जीती जाएगी कि पकड़ भी ले तो भाग जाएगा। इतनी बीमारियां होती हैं, लेकिन कारगर दवाई होती है तो हमें फ़िक्र भी नहीं होता कि वो बीमारी हो जाए। और इसी तरह से हम टाइम पे उसका डायग्नोसिस करेंगे तो हमें हेड स्टार्ट मिलता है। हम वायरस को जल्दी इलाज की तरफ लेके जा पाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक फाइनल फ्रंटियर है इस लड़ाई में, और हमें बहुत गर्व होगा। हम सब जानते हैं कि हमारे देश का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेस है, हमारी फार्मा इंडस्ट्री है। हमारा इंडस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वाइडर इंडस्ट्री है, फार्मा के भी अलावा। ये दोनों डायमेंशंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हमारी इंस्टीट्यूशंस साइंस की, टेक्नोलॉजी की, हमारे IITs, हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस, हमारे नाइपर्स, हमारे आइसर्स, हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, PGI, CSIR इंस्टीट्यूशंस, DST इंस्टीट्यूशन, DRDO इंस्टीट्यूशंस, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी। हमारा इतना बेस इस देश ने लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद भी पैदा किया है। और बहुत खुशी से कहना चाहूँगा कि वो सारा तंत्र इस लड़ाई में लगा हुआ है। DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मैं कहना भूल गया, लेकिन वो तो बिल्कुल ही फोर फ्रंट पे हैं। हम उनकी आज सुनेंगे चर्चा। सारा तंत्र जुड़ गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, DBT फोर फ्रंट पे हैं। हमारी इंस्टीट्यूशंस, हमारी इंडस्ट्री फोर फ्रंट पे है। और ये जो इतनी व्यवस्था बनी है, वो पूरी जुड़ के इस लड़ाई में हमारे देश को कोरोना से बचाने के लिए और कोरोना को दूर करने के लिए पूरी तरह से सम्मिलित है। भारत की फार्मा इंडस्ट्री को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। हमारी दवाइयाँ से ही बहुत सारी बीमारियों का इलाज, चाहे वो HIV की बात है, चाहे TB की बात है, चाहे वैक्सीन्स की बात है जो बच्चों को लगते हैं, बहुत मात्रा में ये हमारे देश के ही बने हुए वैक्सीन्स और दवाइयाँ सारे विश्व में जाती हैं और सारे विश्व में जानें बचाती हैं, स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। और सारा विश्व आज देख रहा है कि दवाइयाँ जब बने, नई बने, पुरानी दवाइयों को रीपर्पस करके हम इस्तेमाल करें और वैक्सीन बने, तो ये एक पक्की बात है कि उसका बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग, डोमिनेंट मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में होगा। लेकिन उसके साथ साथ हम रिसर्च और R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हुए, अपनी इंस्टीट्यूशंस को, अपनी इंडस्ट्री को साथ लेते हुए, अपनी काउंसिल, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, DBT, DST, अदर इंस्टीट्यूशंस को लेते हुए, ऑर्गेनाइजेशंस को लेते हुए, नई इजादें भी हम करने में लगे हुए हैं। और आज हम इसी कहानी को, इसी अचीवमेंट को, इसी जर्नी को अच्छी तरह से सुनेंगे। आपको याद होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले महीने जब देश को संबोधन किया था, तो उन्होंने एक क्लेरियन कॉल दिया, आह्वान किया कि आप साइंस सॉल्यूशंस ढूंढिए, वैक्सीन ढूंढिए, और देश के नौजवानों को, वैज्ञानिकों को, और कहा कि इसमें आप आगे बढ़िए। और ये उन्होंने कहा कि ये देश के लिए नहीं है, मानवता के लिए हमने ये सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। तो दुनिया भी देख रही है, हमारा देश भी देख रहा है। मैं
निवेदन करूंगा डॉक्टर के विजय राघवन जी से कि आज हमें विस्तार से बताएं कि इन साइंस सॉल्यूशंस के लिए वैक्सीन्स, ड्रग्स, डायग्नोस्टिक्स, अदर टेक्नोलॉजीज़ में हमारा देश किस तरह से आगे बढ़ रहा है और कैसे हम इस लड़ाई को उस मोर्चे पे भी जीतेंगे और ये सॉल्यूशंस हम अपने देश के लिए, मानवता के लिए, विश्व के लिए प्रदान करेंगे। ओवर टू यू सर। धन्यवाद डॉक्टर पॉल। नमस्कार। जैसे डॉक्टर पॉल ने कहा, कोविड-19 जो सार्स कोरोना वायरस 2 फैलाती है, उसके खिलाफ हमारे पास 5 तरह के कार्य करनी चाहिए जीतने के लिए। एक तो हमारी हाइजीन ठीक होनी चाहिए, यानी मास्क पहननी चाहिए, हाथ साफ करनी चाहिए। दूसरी, सरफेसेस को साफ करनी चाहिए। तीसरी, फिज़िकल डिस्टेंसिंग मीट करनी चाहिए। ये तीनों आसान लगते हैं, लेकिन जैसे लॉकडाउन निकलती है वो करना मुश्किल है, और उसके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से तरह तरह के सॉल्यूशंस निकालने चाहिए। चौथे और पांचवें ट्रैकिंग और टेस्टिंग है। ये 5 हमारे हाथ में, हमारे सोसाइटी के हाथ में अभी भी हैं जब हम वेट करते हैं वैक्सीन और ड्रग्स के लिए। वैक्सीन और ड्रग्स के साथ हम वायरस को और तेज़ी से अटैक कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन हमें पहले समझना पड़ेगा वैक्सीन्स कैसे एक्ट करते हैं और कितना समय लगता है और बनने के बाद कैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। वैक्सीन्स एक तरह है कि वो जिस तरह से वायरस हमारे अंदर आके हमारे एंटीबॉडी रिस्पॉन्स उसके खिलाफ लड़ती है, लेकिन रोग इसीलिए फैलती है, द डिजीज स्प्रेड्स because the antibody, the immune response takes a little longer and the virus by the time overwhelms us. With the vaccine के साथ हम जब वायरस आती है तब हम तैयार हो सकते हैं हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के साथ। उसके लिए हमें इंजेक्ट करना पड़ता है कुछ वायरस जैसे ही प्रोटीन या पार्टिकल इंजेक्ट करना पड़ता है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम तैयार हो। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, वैक्सीन हम नॉर्मल लोग को देते हैं, बीमार या ऑलमोस्ट इन वेरी लेट स्टेज लोगों को नहीं देते, साधारण पॉपुलेशन को देते हैं। इसलिए वैक्सीन का क्वालिटी, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है कि पूरी टेस्ट हो। साधारणतः वैक्सीन 10 to 15 years इट टेक्स और कॉस्ट होती है $200 या $300 मिलियन। अब हमारी कोशिश है कि जो 10 साल लगती है उसको 1 साल में करना चाहते हैं। अगर 1 साल में करना चाहते हैं तब हमें पैरेलल प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन वन वैक्सीन एंड सीइंग वेदर इट वर्क्स ओवर अ 10-year पीरियड एंड इन्वेस्टिंग ऑन दैट, we have to invest on 100 vaccines. The world is investing on more than 100 vaccines at the same time. Simultaneously, we have to go fast on the regulatory process without compromising quality. And we have to have manufacturing capabilities expanded while not compromising on our standard immunization program. And then we have to have distribution systems ready even after all this is done. This, instead of costing now $200 to $300 million, will cost you $2 to $3 billion. ये दुनिया अभी कर रही है, और जैसे डॉक्टर पॉल ने बताया, हमारी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग दुनिया में इट इज़ टॉप क्लास। हर बच्चा दुनिया में जिसको 3 वैक्सीन मिलती है स्टैंडर्ड इम्यूनाइजेशन में, उसमें से 2 हिंदुस्तान में बनती हैं। So Indian manufacturing is very, very good. Similarly for generics, which we'll come to later, for drugs, India is one of the world's largest generics provider. So that is in terms of a manufacturing capability. But what has happened amazingly now is over the last few years, because of multiple kinds of investment, our vaccine companies are not only into manufacturing, but they're also into vaccine development and R&D for vaccines. So they're trying to be amongst the best in the world to do this. And this is a big challenge because there are all sorts of investments and time which takes to become globally competitive and effective.
Similarly, our startups have got into vaccine development in a big way, and many of our academics have got into vaccine development in a big way. So there are about a total of 30 groups in India, big industry to individual academics, who are trying to develop vaccines, of which about 20-ish are keeping a good pace. Yet, this is a very competitive area. One final point about vaccines before I give you some examples is because this is such a risky process and we don't know who will win, different companies in the world, Indian companies, other companies, will stockpile vaccines even before they are ready, in the hope that what they are stockpiling will be effective. But ये मालूम नहीं है कि वो effective होगी कि नहीं. अगर मान लो effective नहीं है तो पूरा stockpile waste हो जाती है. इसीलिए global consortiums आते हैं जिससे आप स्टॉकपाइल करना चाहते हैं, लेकिन आपका अगर आपका वैक्सीन वेस्ट हो जाती है तो किसी और का वैक्सीन हमारे यहाँ आ जाएगी. इन अदर वर्ड्स, देयर हैज़ टू बी इक्विटी ऑफ एक्सेस एंड रिस्क मिटिगेशन ऑल्सो डन. दिस इज अगेन ग्लोबल कंसोर्शिया इन विच इंडिया एज अ पार्ट ऑल्सो डिस्कस दिस. नाउ इन दिस सिचुएशन देयर आर मेनी वैक्सीन एफर्ट्स इन इंडिया विच आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल्स. दे ब्रॉडली फॉल इनटू 4 कैटेगरीज. किन किन तरह के वैक्सीन हो सकते हैं? एक तो दे आर कॉल्ड mRNA वैक्सीन्स. दिस इज दी वायरस का जेनेटिक मटेरियल का एक कंपोनेंट लेके उसी को आप इंजेक्ट कर लेते हैं. वो हमारे शरीर उसको ट्रांसलेट करके वायरल प्रोटीन बनाती है और इम्यून रिस्पॉन्स तैयार होती है. जब वायरस आती है तब वो इम्यून रिस्पॉन्स तैयार है. दूसरी तरह की वैक्सीन जो है वो स्टैंडर्ड वैक्सीन डेवलपमेंट, स्टैंडर्ड कहते हैं उसको, कि एक वीक वर्जन ऑफ द वायरस लेते हैं जो फैलती है लेकिन कोई बीमारी उससे नहीं होती. जैसे हमारे यहाँ जो रोटावैक वैक्सीन आई थी वो एक एटेन्यूएटेड स्ट्रेन से बनाया गया जो रोटावायरस स्ट्रेन है लेकिन कोई प्रॉब्लम उससे नहीं आती. उस तरह के वैक्सीन्स भी होते हैं. कोविड-19 के लिए भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं. तीसरी, किसी और वायरस की बैकबोन में इस वायरस के कुछ प्रोटीन कोडिंग रीजन को लगा के वैक्सीन बनाते हैं. तो ये तीसरी तरह की वैक्सीन है. और चौथी, ये वायरस का प्रोटीन लैब में बना के उसको एक दूसरे स्टिमुलस के साथ, एडजुवेंट कहते हैं उसको, लगाते हैं. ये 4 तरह, हर तरह की वैक्सीन कई साल लगते हैं नॉर्मली, और ये 4 तरह के वैक्सीन सब लोग ट्राई कर रहे हैं. तो क्या हो रहा है देश में? एक हमारे कई कंपनीज़ हैं, वो उनका नाम नहीं लूँगा, आप सबको मालूम है. कुछ लोग एक फ्लू वैक्सीन के बैकबोन में कर रहे हैं. वो लगता है कि वो लेट प्री क्लिनिकल स्टेजेस में हैं अभी. लगता है कि अक्टूबर इस साल तक वो प्री क्लिनिकल स्टडीज़ हो जाएगी. कुछ और फरवरी 2021 में एक प्रोटीन बना के तैयार रहे हैं. और कुछ स्टार्टअप्स हैं, जैसे हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में और दूसरे जगह स्टार्टअप्स हैं जो बड़े कंपनी के साथ यहाँ और बाहर कोलैबोरेट कर रहे हैं और वैक्सीन बना रहे हैं. और कुछ हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, वहीं बना रहे हैं कई तरह के वैक्सीन. ये 4 तरह के वैक्सीन हर जगह ट्राई किया जा रहा है. साथ साथ हमारे वैक्सीन कंपनीज बाहर के वैक्सीन कंपनीज के साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं, जिसमें या वो लीड कर रहे हैं या हम लीड कर रहे हैं. सो 3 ब्रॉड तरह के वैक्सीन्स एफर्ट्स हैं. एक जहां हम खुद यहाँ ट्राई कर रहे हैं, दूसरा कोलैबोरेट कर रहे हैं जहां हम लीड कर रहे हैं उन बाहर के लोगों के साथ, और तीसरे बाहर के लोग जहां लीड हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं. और जहां भी वैक्सीन बनती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए पार्टनरशिप करने के लिए वो भी उम्मीद करें. तो ये हुई वैक्सीन डेवलपमेंट के बाद. एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि when a vaccine is made, it is not like a switch which will be available to everyone on day one. This disease is such unusual compared to other vaccine preventable diseases, where people from the youngest to the oldest will need a vaccine, and people in every kind of country in the world will need a vaccine. This is not a rich country's disease or a poor country's disease. It's everyone's disease. So the logistics
of making the vaccine accessible to everyone is a big challenge, and that is also being discussed now. Who are the first people who should get it in the front lines? Who are the most vulnerable? How does one form protective rings by giving it to specific kinds of people at specific times? That is one thing. Second thing, people often ask, when will the first vaccine come? As if when the first vaccine comes, all other vaccines are meaningless. Remember that the first vaccine is the first vaccine to be ready. It will be a vaccine, it will be for 1 dose or 2 doses or 3 doses. Then there will be another vaccine which will be better in some context. There will be a third vaccine which will be better in some other context. This is such a huge pandemic that there is no meaning to say coming first or coming second. There is enough room for all players who are developing vaccines, so there is room for people who are going reasonably fast, there's room for those who are going slow and steady, and those who are coming a little later will learn from others and deliver. So this is very, very important to keep in mind. Now let us go to the next topic, which is about drugs. Just as vaccines can prevent the disease because our immune system attacks it as the virus enters us, drugs have a different kind of positive effect. It has a positive effect similarly, but a different kind. It attacks the virus chemically after it is entered. Now, this is a very big challenge. It is a big challenge because the virus principally uses our machinery to replicate. There is not too much which is unique only to the virus. So a drug which is designed to attack the virus, if it is not done in a manner which attacks only the unique part, will attack our body parts also and will have huge side effects. But designing a drug which attacks only the virus is a very big challenge. Second challenge with drugs is the following. The virus comes into a cell, one virus particle can divide and result in thousands of particles in a cell. The result of this is that if you have a drug, you have to attack the virus early. Otherwise, the dose required to kill those thousands is too much in multiple cells, and you can't do that. Now, that is a challenge. You have to give it at the early stage. So drugs can be, which are given at the early stage. The advantage of drugs is that even after the disease itself has gone, there would be other kinds of drugs which are used to treat later symptoms. They are also very useful. So drug is very important. Now, there are three broad categories of drugs which we can have. Two, I'll leave the third aside for now. Eighth, though, you look at drugs which are already available for all sorts of other illnesses. And by some rational analysis, you say that, look, these kinds of drugs can be repurposed to be used against COVID-19. That is very important. For example, if there's a drug which affects viral replication, then in one case, it could work over here. Remdesivir is such a case, right? So there are others which will affect the acidity of different compartments inside the body where the virus goes, and that could be more general. So there are these kinds of drugs which one can try, and proper efforts need to be made to check whether they work. The nice thing if they work is that you already have a drug which is available and it will work fast. The other is to design new drugs, and designing new drugs is a very, very big challenge. Just like with vaccine, it takes a very, very long time. And most attempts fail, therefore you have to try a lot. What we have embarked upon, something in India, is something rather unusual. In addition to our science agencies working on drug development and design and laboratory work, the CSIR and the AICTE have embarked on a drug discovery hackathon. Now, this is not a routine kind of hackathon. This is a very high-end hackathon where students are trained with information on how to do computational drug discovery, and they will get access to the expensive computational tools to design drugs. And once certain candidates look good computationally and having a right fit, they can then be taken through startups in partnership with CSR through laboratory routes to test. Will this work? This is very, very low probability of working if you try it on a small scale.
But if you try it on a very large scale, you've bought enough lottery tickets, the hope is that some of them will be winners. So this is what is happening in drug discovery, both the repurposing and the new drugs. Finally, let me come to testing and diagnosis. First of all, one component of testing is to test for the presence of the virus. Those typically are called tests, which in common parlance today are called RT-PCR tests, but really they are testing for the viral genetic material. A new kind of test is likely to come up, which tests for the virus particles presence also. So there will be these two kinds of tests. The second kind is still not available. People are trying to make this in India and elsewhere on a commercial scale. Their quality needs to go up globally, that will happen. There are multiple kinds of nucleic acid tests, genetic material tests. The RT-PCR test is one. There are two other kinds of tests, one which involves a well-known technology called CRISPR-Cas9. A CSIR lab has developed that. That is likely to scale up well. There are variations on the RT-PCR. IIT Delhi has developed a version which is very good. There is another test which involves like a strip and fluorescence. Chitra Institute has developed that. So these are all different kinds of nucleic acid tests. And finally, there are tests which are called, in public parlance, antibody tests. You've heard a lot of concerns about them. The concerns come because there are two components those tests need to have. A high level of sensitivity, so that even if the antibody levels are antibody levels are very low, you will be able to detect it. That's sensitivity. And the other is specificity. The test should not detect something else. It should detect antibodies against this virus. If both these are very high, then the test can be used at an individual level. If they are high but not high enough for an individual level, they can be used in community surveillance, interpreted correctly in the context of the community you're doing. So that is also being scaled up. There are multiple routes which are happening, and this will also go up. Overall, in terms of testing, in addition to the specific tests, several new laboratories in a hub and spoke model pushed by the Department of Biotechnology in coordination with all the other science ministries is also taking place. So this is the summary of the vaccines, drug discovery and testing. Thank you. Thank you very much, sir. Friends, any question on this? I think, okay, number 13. वायरस जिस कंट्री के थ्रू गुजर रहा है वहाँ उसके इन्वायरमेंट के हिसाब से वो लोकलाइज होता जा रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा कि स्ट्रेन की बात करें या फिर म्यूटेशन की बात करें, जनवरी से लेके अब तक भारत में रिसर्च क्या कहता है, कितना म्यूटेट कर चुका है, म्यूटेशंस के कितने टाइप हैं, स्ट्रेन्स की क्या फाइंडिंग है। ये भी बताया जा रहा है कि अलग अलग स्ट्रेन पेशेंट पे अलग अलग रिएक्ट कर रहा है, जिससे मोर्टेलिटी को भी रिलेट करके देखा जा रहा है। उसके बारे में बताइए। सारी दुनिया में और यहाँ भी हमारे लेबोरेटरीज जब भी वायरस सैंपल लेते हैं, कई लोग उसकी जेनेटिक सीक्वेंसिंग करते हैं। उसका मतलब क्या है? पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वायरस के सीक्वेंस के बदलाव से उसका प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब वायरस की सीक्वेंस में चेंज होती है उसका प्रॉपर्टीज़ हमेशा चेंज होती है। यानी कि कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ जगह वायरस के सीक्वेंस में चेंज हो जिसमें उसकी प्राइम एक्टिविटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ती, लेकिन वो उससे ये अंदाज़ हमें मिलती है कि कहाँ कहाँ से वायरस आई, उसकी जोग्राफिकल डायरेक्शन पता होती है, सिर्फ और कुछ नहीं मालूम होती है। उससे कंक्लूड करना कि इस चेंज से ये जो इन्फेक्शन की रेट हो रही है, बदलाव ये हुई, वो जंप नहीं कर सकते। वो करने के लिए काफ़ी और टेस्ट भी चाहिए। इन्फेक्शन रेट्स का बदलाव और क्या होता है हर जगह में, वो कई कारणों से होते हैं। वायरस एक कारण है, दूसरा हमारे शरीर के कारण है, तीसरा क्राउडिंग के कारण है, चौथा अस्पताल में क्या क्या होती है वो कारण है। तो ये जब 10-15 पैरामीटर हैं
जिससे आउटकम बदलते हैं, हमें बहुत ध्यान देनी चाहिए कि एक बदलाव से क्या कंक्लूजन ले या ना ले। लेकिन वायरस के जेनेटिक सीक्वेंस के चेंज से साधारणतः ये पता चलता है कि उसका रूट्स क्या हुई है। अब तक हमें ऐसा चेंज नहीं दिखाई दिया दुनिया में या यहाँ कि कुछ चेंज ऐसा हो कि उसका जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ पहले से जनवरी से अब तक चेंज हुई है। क्योंकि हमें ये भी मालूम है कि वायरस के जिस एरिया क्या क्या करती है, जो खास एरिया है जिससे इफेक्ट होती है, उसमें से कोई खास चेंज नहीं हुई है। 174. Hi, Jacob Koshi from the Hindu. Yeah. So that there has been a lot of talk about a vaccine candidate that was prepared, that has been developed at Oxford University, and which Serum Institute also announced that they would be probably taking forward. But initial studies show that even though they are testing it out in human volunteers, when it was tested on monkeys, it turned out that it did not really prevent the spread of the virus among the monkeys, but it prevented it from pneumonia. I mean, more serious manifestations of the disease. So, if at all were such a vaccine to be available, and would that serve India's purposes, or would it be ideal to wait for a vaccine that meets all the standards as vaccines typically in a normal world always do, or would we also be open to settling for whatever is the best available? In vaccine development, we always settle for the best available when a first vaccine comes. And research labs and companies never stop developing a better vaccine. So it is always puzzling to many people. We already have a vaccine for measles or rubella or rotavirus. Why are companies doing more and more? Because they want to move the efficacy from 55% to 59%. They want to move the cost from 100 rupees to 60 rupees. They want to remove a cold chain. Similarly, these kinds of vaccines, we don't know yet. Typically, in animal trials, one of the principal reasons of animal trials was to get answers which you can guess about what happens in humans. But one of the standard criticisms of animal trials was that how much can you extrapolate into humans? In terms of toxicity, for example, you can extrapolate in very many contexts. In terms of immunogenicity, a little likely, but there are some caveats. In terms of disease responses, right, to jump to a conclusion, it depends on who you are. In one perspective, it's the glass half empty. In another perspective, it's the glass half full. So this is a big issue because we really don't know how primate studies will go on. But remember, the whole point which we're doing here is this would be a matter of concern if this were the only vaccine attempt being taken. But this is one amongst many. So let's see what happens. Too early to say. 154. सर, पूरे देश से लोग वापस जा रहे हैं अपने गांवों की तरफ, इधर वापस जा रहे हैं। क्या कोई ऐसा डाटा भी कलेक्ट हो पाया है कि रूरल एरियाज में क्या स्थिति है? I think the question should be specific. This is on the research side and science side. अगर आप हेल्थ वाला या होम मिनिस्ट्री वाला इशू करेंगे तो वी विल बी डाइवर्टिंग. लेट अस फोकस ऑन दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन रिसर्च साइड. ठीक. ओके, 16 नीलू. सर, आपने एक बताया कि यूनिक आइडिया लिया ड्रग डेवलपमेंट के लिए और बहुत सारे स्टार्टअप्स को, साइंटिस्ट को, इंस्टीट्यूशंस को एक साथ जोड़ दिया, उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाया और अलग अलग सब लोग मिलके एक साथ डेवलप कर रहे हैं. 2 महीने लगभग हो गया, आपने ही खुद इसमें इनिशिएटिव लिया था और 2 महीने हो गए. कहाँ तक हम पहुँचे? कुछ डेवलपमेंट कुछ अच्छा लग रहा है कि जिसमें हम अभी ट्रायल पे जाए, ह्यूमन ट्रायल पे या एनिमल ट्रायल पे कहीं किस पे जा सके हम? ज़रूर. इसका जवाब देने के लिए, समझने के लिए एक चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो वैक्सीन डेवलपमेंट में आती है. एक तो आपके लेबोरेटरी ऐसी होनी चाहिए जहां आप वायरस के जेनेटिक सीक्वेंस को लेके किसी और ऑर्गेनिज्म या मान लीजिए यीस्ट पे, बेकर्स यीस्ट में डाल सकते हैं ताकि वो वायरल प्रोटीन बहुत ज़्यादा बनाए. ये पेपर में लगता है कि बहुत आसान है,
लेकिन ऐसा करने वाले लेबोरेटरी जो ठीक से कर सकते हैं, आइसोलेटेड कंडीशंस में कर सकते हैं, कम है, वो भी लोग किए हैं यहाँ, 2-3 लेबोरेटरी किए हैं। तो वो स्टेज आना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वैक्सीन डेवलपमेंट में हर स्टेज जब आगे जाते हैं मुश्किलता ज़्यादा बढ़ती है। इसके बाद आपको अगर आगे जाना है तो किसी कंपनी के साथ पार्टनर करके कंपोनेंट्स वैक्सीन में ऐसे बदलाव ले आना, वो प्रोटीन में ऐसा चेंज लगाना है कि आप टेस्ट कर सकते हैं एनिमल में। वो भी हो सकता है, वो भी हो चुकी है, कई जगह हो चुकी है। उससे वो क्या टॉक्सिक है या नहीं पता चलती है। तीसरा फेज़ 1 या फेज़ 2 ट्रायल्स पे जाना है, जहाँ जब ह्यूमंस में डालते हैं कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए ह्यूमंस को। वो बहुत मुश्किल है और वो इंडियन कंपनीज या इंडियन कोलैबोरेटर्स अब तक आए नहीं। लगता है कि कुछ महीने में, 5-6 महीने में आ जाएंगे। ग्लोबल पार्टनरशिप के साथ जहाँ इंडियन कंपनीज कर रहे हैं वो आ जाएंगे उस स्टेज पे। उसके बाद आगे और फेज़ भी। 33 ANI. Sir, Pragya from ANI. So ICMR told us in April that there will be serological diagnostic testing that will be made in India. So if I want to ask you, when will the details of India's serological test be released, or what is the status of Sero survey? So let me focus on the kinds of tests available. What the Indian Council of Medical Research has done, and also another one of our Department of Biotechnology laboratories, is they have developed protocols for a test called ELISA, Enzyme-Linked Immunosorbent Assay. That is a serological test in the sense that it looks at sera and tests for antibody. And that has a better likelihood, because of the way the test is done, of being both highly specific and sensitive. So the ICMR's test is being rolled out and tested. And as I said, these tests have an important role to play depending on the levels of sensitivity and specificity. For use at an individual level, certain bars are needed. If you don't have those bars, you can still use them for community testing in the context where you know what the community prevalence is. To know the community prevalence and therefore use this test on a larger scale, typically people use multiple other parameters to judge community prevalence. Whether people have colds or cough or fever or RT-PCR tests, other kinds of, SARI or ILI illnesses and so on. Then these tests are calibrated. So they have to be done very carefully in a scientific way. And then you also, when you get the result, you know the range. You don't say that this is there or not there. You say it is likely to be there with this likelihood within a range. So there are lots of coverage. So this will happen. But now there are other kinds of tests, including on this category, which will come, which also have a much higher sensitivity and specificity, which over the next few months, I think both nationally and internationally, you will have tests which can be applied at the individual level. They'll be very useful. 39. Okay, so what? Yeah. With 20? Yeah, coming. Sir, what is the need for a second test? How will it be different? And the other part, sir, in the absence of vaccine, how long do you think the norms of social distancing, because we are headed towards lockdown for ending, so what is going to be a new way of life in the absence of a vaccine? I didn't understand your question about this need for a second test. What do you mean by second test? Sir, you said there's a second test in the offing. Of which kind? Of the... Oh, no, okay. Basically, there are two broad kinds of tests. There's one test which tests for the presence of the virus. That tells you whether the virus is there in your body. Typically, after some time, you get symptoms, the viral presence goes away, and the body's immune response is what you detect. So there are these two categories of tests. They tell you two very different things. One tells you whether you have the virus, other tells you your body's response to the disease, even after the disease is gone. The latter is very useful because it tells you the prevalence in a community, in a population, whether there's immunity. When the vaccine comes, or the vaccine itself has given immunity, that's important. The first is critical at the onset of disease, so they are very different. Your second part of your question, I forgot. So the second part is, in the absence of vaccine, because you're saying it's going to How long do you have to maintain? Is there going to be a long-term new way of life, or what's really going to happen in the next few months? Live life. No, as I said,
even when the vaccine comes, you will have, distribution matters to be attended to. But fundamentally, I think it's important for us to not only stay calm, but to address every complexity in a way by which you break it down to its components and do it. None of this is unsurmountable or difficult, or that we have to wait for this magical vaccine to come. Vaccines will come, but they will have its complexities and it will go. What do we do till then? Simple. Cover your face, wash your hands, try to keep as much distance as feasible. Now that may be difficult as you open the lockdown, and therefore you have testing and tracing. That is very important. The moment someone has symptoms and is tested positive, then go back and look at their pre-symptomatic contacts, isolate them, right, until they're fine. This aggressive, very rapid testing and tracking is necessary. It is a community effort. It is not the effort of a contact tracing app or of the medical community, but it's a concerted effort of theirs as well as yours. If we do this, we can lead near normal lives while we wait for a vaccine for this disease. But importantly, we can deal with anything like this which comes on. 116. आर कुंदन हूँ TV9 भारतवर्ष से। जो ये हाइड्रोक्सिन क्लोरोक्विन को लेकर जो बातें हो रही थी, जिस तरह के सर्वे हो रहे थे, ICMR और सब लोग जांच भी कर रही थी, क्या उसमें निकल के आया है? क्या ये दवा सही में कारगर है, या फिर क्योंकि WHO ने भी सवाल उठाया और फ्रांस ने तो शायद बैन भी कर दिया है कल से। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कोविड में जो इस्तेमाल हो रही है, उसके ऊपर दुनिया में काफ़ी काम है। सिर्फ WHO का मेन ट्रायल जो है सॉलिडारिटी, जिसकी चर्चा हुई है, वही एक नहीं ट्रायल है। बहुत सारे देश अपने तरीके से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को देख रहे हैं और अपने देश में भी इस पे काम हो रहा है। हम जब इस मेडिसिन को देखते हैं, इसका एक्सपीरियंस देखते हैं, पिछला मलेरिया में इस्तेमाल हुआ है, जो क्लोरोक्विन कंपाउंड मेन कंपाउंड है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन रिलेटेड कंपाउंड है। इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उससे भी कम है। लॉन्ग टर्म यूज़ होता है उसका रूमेटॉइड में और भी ऑटोइम्यून डिजीज़ में। तो ये फेमिलियर ड्रग है, देश में खूब बनती है और इनएक्सपेंसिव है। और इसमें रिसर्च होती जाएगी, नए समझ आती जाएगी। कोरोना वायरस एक नया वायरस है, पहले था ही नहीं 6 महीने पहले, तो सीख रहे हैं। ये तो पहला पार्ट है। लेकिन दूसरा है, जब भी हमने इस ड्रग को ध्यान से देखा है, अपने साइंटिस्ट से उसके बारे में बातचीत करी है, और जो इसके बारे में मालूम है कि किस तरह से ये सेल के अंदर जाके pH को बढ़ा देता है, एल्कलाइन कर देता है, वायरस की एंट्री को रोकता है, ये नॉलेज वेल नोन है। टिश्यू कल्चर्स में इसका इफेक्ट जो है वो वेल नोन है और इसकी प्लॉसिबिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है। और जो भी एक्सपीरियंस अभी तक मिला है, जो कि ICMR ने थोड़े दिन पहले कोलेट किया था, हमारा ये मानना है कि इस समय जो इसके बारे में गाइडलाइंस बताई गई हैं कि हम हेल्थ केयर वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को हम मानते हैं कि दिया जा सकता है। थोड़े प्रिकॉशन की बात है, थोड़े जो जिनको कोई कोमोबिलिटी है उसको केयरफुल रहना है। विद ऑल दो स्पेसिफिक्स जो गाइडलाइन में लिखे गए हैं, हम समझते हैं कि उसके बेनिफिट्स आउटवे द रिस्क इफ एनी। लेकिन इसके बारे में जैसे जैसे और ज्ञान आएगा आगे बढ़ते जाएंगे। पर इस स्टेज पे हम मानते हैं कि जितना साइंटिफिक कम्युनिटी ने आपको रिकमेंड करके गाइडलाइन प्रोवाइड की गई हैं, उसको हम अप्रोप्रिएट मानते हैं और हम चाहेंगे कि आप इसको इस्तेमाल करिए, जैसे कि लगभग सारे डॉक्टर और नर्सेज और हमारे स्वास्थ्य कर्मी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी आगे रिज़ल्ट आएंगे, आगे बढ़ेंगे, और हम इसको ट्रीटमेंट में भी हमारे प्रोटोकॉल में है, क्लिनिकल प्रोटोकॉल में किसको इस्तेमाल करना है। हैव फेथ कि अभी के नॉलेज के हिसाब से जो हम कर रहे हैं बिल्कुल जिम्मेवारी से कर रहे हैं। 175. So Sneha from CNN News 18. My first question is to Dr. Paul, second to Professor Vijayaraghavan. Dr. Paul, to you first. Because of the tweaking of the discharge policy right now, patients with no clinical symptoms are going home, and if they have mild symptoms, they don't even have to undergo a second test. Is that pushing up our recovery rate?
And my second question to Professor Vijayaraghavan has got to do with how big a challenge is testing asymptomatic patients, given the fact that the RT-PCR test doesn't pick symptoms, and if obviously they don't have symptoms, then they do go undiagnosed. Isn't that correct? The RT-PCR tests for the presence of the virus's genetic material. The test is agnostic to whether you have symptoms or not. It is possible that at late stage of the disease, either in asymptomatic people when there is no symptoms at all after a long time, or in symptomatic people when the disease goes down, that you don't have the presence of the virus. But whether you're asymptomatic or not, if the virus is there, the RT-PCR test will pick it up with a great likelihood. So my question on discharge. दूसरा जो सवाल आपने किया है वो उसका उत्तर जो है वो साफ है। अभी तक हम उससे इन गाइडलाइंस के आने से पहले डिस्चार्ज कर रहे थे थोड़ी देर के बाद, और कुछ कंडीशनैलिटीज़ थी कि एक टेस्ट करेंगे नेगेटिव आएगा वगैरह, तो इस स्टेज पे आप कर रहे थे। लेकिन ये भी याद रहे कि ये पेशेंट ठीक हो चुका था और सिर्फ इंतज़ार कर रहा था, एक तरह से देखा जाए। और जब ये सामने आया डेटा से कि हमारे पेशेंट टाइमली रिकवर हो रहे हैं, और ये भी डेटा सामने आया कि वायरस नेगेटिव जल्दी हो जाता है, और अगर बाई चांस पॉजिटिव भी हो तो वो इनएक्टिवेटेड वायरस होता है शायद, तो कॉन्फिडेंस आया साइंटिफिक कम्युनिटी में क्लिनिशियंस के, और डेटा को देखने के बाद इसको कहा गया कि आपको इतनी देर तक नहीं, यहाँ पे आप डिस्चार्ज कर सकते हो, माइल्ड के इसको थोड़ा जल्दी, मॉडरेट को यहाँ पे, और सीवियर जो होगा उसको बाद में। तो नेचुरली जो अब हमारे डिस्चार्जेस हुए हैं वो इसके बाद एक्सेलरेट हुए हैं, और वो उस मैथ्स में दिख रहे होंगे। लेकिन ये भी याद रहे कि इसके पहले बहुत सारे ये लोग रिकवर हो चुके थे, हम उनको काउंट नहीं कर रहे थे क्योंकि वो डिस्चार्ज नहीं हुए। तो दोनों तरह से देखें तो ये इसी तरह से ये सिचुएशन इमर्ज हुई है। बट ऑल दिस इज़ गुड एंड पॉजिटिव, बिकॉज कॉन्फिडेंस मिला है कि कम देर तक रखने के बावजूद भी घर भेज सकते हैं पेशेंट को सेफली, और दूसरा हमें बेड्स वेकेट होंगे टाइमली, ये भी अच्छा हुआ है, रिकवरी रेट में रिफ्लेक्ट हुआ है, तो वो भी एक सच्चाई सामने आई है। Last question, 158. So my question is for Mr. Paul. Sir, as head of the medical management committee, so how would you look at and how would you advise the government on how to go forward as far as the lockdown is concerned? Would you be looking at a absolute dip in terms of the total number of cases as far as COVID is concerned? What would be the parameters that you would be looking at? And secondly, even as we are seeing migration take place, the number of cases are rising rapidly in the receiving states. So what is the mechanism for ramping up testing and treatment facilities in those states which will be receiving tens of thousands, if not lakhs of migrants who could potentially be carriers, and many believe are carriers of COVID? जो आपका सेकंड सवाल है वो उसकी चर्चा अलग फोरम में होनी चाहिए, और हो भी रही है यहाँ पे बार बार। लेकिन पहले सवाल का मैं जवाब देना ये चाहूँगा आपको कि जो भी हमारी रिस्ट्रिक्शंस की डिसीजन मेकिंग होती है, उसके पहले सबसे पहले ये आता है कि हमारा गोल है कि बीमारी पैंडेमिक कंट्रोल में रहे, डेथ्स कंट्रोल में रहे एक तरफ, और हम अपनी लाइफ को कितना नॉर्मल एक्टिविटीज़ को, सोशल एक्टिविटीज़ को हम ला सकते हैं। तो पहली बात है कि ये इन दो चीज़ों का बैलेंस है, और इस बैलेंस को फाइन ट्यून करने में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। उसमें पैंडेमिक का जो एस्पेक्ट है वो एक एस्पेक्ट है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इस तरफ जब हम देख रहे हैं तो ये देखना है हमें कि हमारे जो पैंडेमिक का साइज़ इतना ही हो कि हमारे ट्रीटमेंट करने की व्यवस्था के नीचे रहे। हमारे ट्रीटमेंट करने की जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी, हॉस्पिटल बेड्स की बात है, सर्विसेज की बात है, डॉक्टर्स की बात है जितना, तो हम एपिडेमिक को उसके बाहर जाना को नहीं दे सकते, क्योंकि उसके बाहर जब जाएगा तो बैड आउटकम्स होंगे। तो जो मेन कंसिडरेशन आप कहेंगे अगर इस फ्रंट पे, वो ये रहेगी कि क्या सिचुएशन हमारे काबू में है, और इसका जो फैलाव है इतना है कि उसको कंटेन किया जा सकता है, और उसको साथ लेते हुए कितनी नॉर्मल लाइफ को हम कलेक्टिवली मिलके हम उसको ना समझ सकते हैं। और ये सब चर्चा जो है सेक्टर वाइज भी होती है और प्रदेश सरकारों के साथ भी होती है। तो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसी सोच से हम आगे बढ़ेंगे।
सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे थोड़ा समराइज करना चाहिए सर। धन्यवाद। आज हमने चर्चा करी है जो हमारे रिसर्च, साइंस, टेक्नोलॉजी, और मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा डॉक्टर विजय राघवन जी का, हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं, कि आपने बड़े अच्छे तरीके से सारी जो पूरी लैंडस्केप है उसको हमें अच्छी तरह से समझाया। 2-3 बातें ऐड करूंगा और समाप्त करूंगा कुछ ही मिनटों में। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि एक इस परिप्रेक्ष्य में जो हमारा रेगुलेटरी सिस्टम होता है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। मान लीजिए कि एक दवाई को हमने देश में लाने की परमिशन देनी है या ट्रायल करना है या वैक्सीन का ट्रायल करना है, उसमें क्योंकि ह्यूमन सेफ्टी का एंगल बहुत बड़ा होता है कि उसमें फ्रॉड नहीं हो, गलती नहीं हो, ऐसा ना हो कि वो नुकसान ही कर दे, तो रेगुलेशन उसको पकड़ने की कोशिश करती है, तो टाइट देखती है, स्क्रूटनी करती है। तो मैं बहुत खुशी से कहना चाहूँगा कि जो हमारा रेगुलेटरी सिस्टम है, जो CDSCO है, ऑफिस ऑफ द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, और इसी तरह के रेगुलेटरी सिस्टम ICMR के अंतर्गत जो है, DBT के अंतर्गत हैं, वो बिल्कुल उनको इतना वो अपने मिशन मोड में काम कर रहे हैं। ये जो क्लियरेंसेस हैं सारे पैरामीटर्स को देखभाल करते हुए भी, बिना सेफ्टी के और मेथडोलॉजीज का कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए भी, मिशन मोड में दिन रात काम कर करके 24 घंटे में, 48 घंटे में परमिशन दी जा रही हैं और फैसिलिटेट किया जाए। परमिशन देना तो एक एस्पेक्ट है, उसके अलावा मदद करी जा रही है कि खुल के हर तरीके से जो हम मदद कर सकते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो साइंटिस्ट है, चाहे कोई एंटरप्रेन्योर है, चाहे कोई स्टार्टअप है। तो एक ये भी रिकॉर्ड में लाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आज आपके सामने खुशी से कहूँगा कि एक सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि जो बिल्कुल तेज़ी से काम करता है, और वो सर के ऑफिस में वो कोऑर्डिनेशन है और हर चीज़ का जवाब देते हैं। कुछ टेक्नोलॉजीज़ की हमने आज बात नहीं करी है, हम अपने तरीके से अपने वेंटिलेटर्स भी बना रहे हैं, हम नई PPE बना रहे हैं, कुछ डिसइंफेक्शन की चीज़ें भी आ रही हैं, और भी वो एक डायमेंशन है, लेकिन आज हमने ये फोकस रखा है। सीरो एपिडेमियोलॉजी का एक सवाल था, वो ICMR 69 ज़िलों में कर रहा है। उसके रिज़ल्ट हमें उम्मीद है कि हम अगले हफ्ते उन रिज़ल्ट्स को साझा करेंगे, और उससे जो सीख मिलेगी उसमें साइंस को भी मदद होगी और हमारी पूरी स्ट्रेटजी को भी मदद होगी, और जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए, उसमें भी हमें मदद होगी। ये खुशी की बात है। अगर मैं समराइज़ करूं कि हमने आज क्या सुना, राइट, तो सबसे पहले मोटे तौर पे कह सकता हूं कि जो डायग्नोसिस है, किट्स की बात करी जा रही है, तो मैंने सीखा है आज कि लगभग 20 कंपनीज ने हिंदुस्तान की लगभग 20 कंपनीज ने डायग्नोस्टिक किट देश को प्रदान किए हैं, और जब हमारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी तो दुनिया को देंगे। और मुझे खुशी है कहने में कि हम 500,000 इंडिजिनस किट्स, 5 लाख हिंदुस्तानी किट्स, एम आई राइट, जुलाई के महीने तक रोज़ 5 लाख की कैपेसिटी हिंदुस्तान की इंडस्ट्री की इन 20 लगभग कंपनीज, और इससे भी ज़्यादा जो और जुड़ जाएंगी, हम दे पाएंगे। तो ये एक पहली अचीवमेंट है। दवाई के फ्रंट पे मेरे नॉलेज में है कि हम बहुत सारी मेडिसिन्स को ट्राई कर रहे हैं, उनको मैं आज नाम लेना चाहूँगा सर आपके समक्ष। फेविपिरावीर एक दवाई है, वो जो बाकी एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं वो सारे VIR के नाम से जुड़ी होती हैं। एक ओरल मेडिसिन है, इसको एक बिल्कुल ट्रायल में चली हुई है। एक हिंदुस्तान का एक प्रोडक्ट है, प्लांट से बना है, फाइटो फार्मास्यूटिकल कहते हैं, ये CSIR की लेबॉरेटरी से और DBT लेबॉरेटरी से आगे बढ़ा है। इसका ट्रायल ACQH कहते हैं, इसका नाम जो अभी है, उसका ट्रायल चला हुआ है। दीज आर ऑल इंडियन ट्रायल्स। एक इटोलिजुमैब है जो कि एक आर्थराइटिस में दी जाती है, सोरेटिक आर्थराइटिस में, लगता है कि उसका इसमें रोल है, उसका एक ट्रायल चला हुआ है। BCG वैक्सीन जो है वो अगर हमने बचपन में लिया होगा, अगर हम दोबारा ले तो हमारी बॉडी जो है उसका एक इम्यून सिस्टम अपने आप से ऊपर आ जाता है, टाइट हो जाता है, रिस्पॉन्ड करता है, और वो फाइट करता है जनरल सब चीज़ों के लिए, और कोविड को भी फाइट करता है, ये ऐसे लगता है। इसका ट्रायल हिंदुस्तान में चला हुआ है। माइकोबैक्टीरियम W है, वो भी एक रिलेटेड कंपाउंड है, वो भी इसी तरह से जैकअप करता है इम्यूनिटी को, उसका ट्रायल PGI में है और इंस्टीट्यूशंस में है। कन्वेलेसेंट प्लाज्मा का ट्रायल ICMR ने अपने देखरेख में करवा रहे हैं।
इसी तरह से एक दवाई अर्बिडोल की तरफ नज़र है CSIR की। इसी तरह से आपको मालूम है कि देश हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पे भी लगा हो, जैसे मैंने अभी कहा, और रेमडेसिविर पे भी नज़र है, सॉलिडेटरी ट्रायल के भीतर भी और उसके बाहर भी। तो कहना चाहूँगा कि ये रियल ड्रग मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारा देश इनको टेस्ट कर रहा है और अग्रणी श्रेणी में है इनको टेस्ट करते हुए, और पूरे रूल्स, रेगुलेशन, साइंस, सेफ्टी, एथिक्स, उन सब से मिला के इसको किया जा रहा है। और वैक्सीन में मेरी सर समरी जो मैंने आपसे सुना वो समरी ये है कि अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो कम से कम 8 वैक्सीन कैंडिडेट्स के ऊपर काम हो रहा है, जिनमें से 4 रिलेटिवली आगे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये बनेंगे यहाँ पे। और अगर हम उन वैक्सीन कैंडिडेट्स की बात करें जो हमारे साइंस, नेशनल साइंस लेबॉरेटरीज़ बना रही हैं हमारे देश की, चाहे ICMR की लेबॉरेटरीज़ हैं, DBT की हैं, CSIR की हैं, तो वो सर मुझे पता है, लगा है कि 6 कैंडिडेट्स हैं हमारे पास, और उनमें से 2-3 हमें बहुत उम्मीद है, और ये हम चाहेंगे कि वो कम्पीट करें, देखें कौन सबसे अच्छा है। तो ये बड़ा काम जो है वो हो रहा है। लास्ट में मैं सबसे पहले 2 पॉइंट ये कहना चाहूँगा कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे देश के वैज्ञानिक हैं, स्टार्टअप हैं, इंडस्ट्री है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनके पास भी क्लिनिशियंस हैं, इस डायमेंशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोविड के लिए करने के लिए आइडिया भी है, वो प्लीज़ नीति आयोग को लिखें या प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर साहब के ऑफिस में लिखें। हमें पहुंचना चाहते हैं उस तरफ, आपके आइडिया को पूरी गंभीरता से लेके उसकी पूरी मदद करने के लिए कोशिश करेंगे। ये व्यवस्था बनी हुई है और उसमें हम आपके साथ जुड़ेंगे। और हैकाथॉन की जो बात करी है, सोचा जाए तो वो भी उसका एक हिस्सा है कि आइडियाज़ को इकट्ठा करें, हिंदुस्तानी आइडियाज़ को इकट्ठे करें, हिंदुस्तानी सॉल्यूशंस बने। और इसके लिए मैं इनवाइट करूँगा कि हमारे वैज्ञानिक, स्टार्टअप, इंडस्ट्री, एकेडमिक्स सब आगे आएँ। दूसरा, आप मीडिया ने बहुत बड़ी भागीदारी निभाई है देश में जन आंदोलन बनाने में, देश में अवेयरनेस बढ़ाने में, बिहेवियर चेंज लाने में। तो उसी तरह से मैं कहूँगा कि जो देश के वैज्ञानिक हैं और देश की जो वैज्ञानिक उपलब्धियाँ हैं, कोविड की भी और कोविड के बाहर की भी, आप उनको प्लीज़ सराहना करिए, उनका फोकस में लाइए, उनको भी हीरो बनाइए। ये बहुत आगे तक जाएगा। जैसे मैंने कहा, जब ऐसी मुसीबत आती है तो साइंस के सॉल्यूशंस आज की शताब्दी में काम आएंगे, और पिछली शताब्दी में भी, उससे पहले भी उन्होंने ही मानवता को बचाया है। तो आप प्लीज़ उसको सेलिब्रेट करिए। और आपको सैल्यूट करता हूँ कि जो आपने बिहेवियर चेंज देश में लाने में जो योगदान दिया है, बहुत बहुत बड़ी बात है ये। लास्ट में अब हम धन्यवाद करेंगे 3 बारी। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो जूझ रहे हैं। और मैं आपको एश्योर कर दूं कि ये जो काम किए जा रहे हैं, चाहे ड्रग है, चाहे डायग्नोस्टिक है, बहुत मेहनत का, बहुत प्रिसाइज, बहुत सेफ्टी से काम किया जाता है। वायरस के साथ आप डील कर रहे होते हो, बहुत प्रिसीजन से काम होता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। तो हम अपने जो वैज्ञानिक हैं सर, उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। दूसरे हम धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमारी इंडस्ट्री रिसर्च भी कर रही है और आगे भी संभव करेगी कि स्टॉक पाइलिंग हो, करोड़ों डोजें बनेंगी दवाइयों की और वैक्सीन्स की, उसकी तैयारी में जो लगी है, एकजुट होकर अपने रिसोर्सेज के साथ, अपने जोश के साथ, उनका हम धन्यवाद करेंगे। और तीसरा धन्यवाद हम अपनी जो साइंस इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं चाहूँगा कि आपकी तरफ से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च का, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT का, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST का, डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हमारी DRDO है, डिफेंस रिसर्च की, CSIR का, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी जुड़े हुए हैं। आपको खुशी होगी कि सारा जहाँ भी साइंस लोकेटेड है वो सब इस लड़ाई में है, उनका धन्यवाद करूँगा। डिपार्टमेंट ऑफ आयुष का धन्यवाद करूँगा। और जो हमारी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, साइंस इंस्टीट्यूशंस हैं, क्लिनिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, पेशेंट वहाँ हैं, और जो हमारे रिसर्च कम्युनिटी में रिसर्च करेंगे जब ये वैक्सीन वहाँ जाएगा, मैं उनको सैल्यूट भी करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।